में आपको हर वो चीज देखने को मिलेगी जो आप एक मूवी से एक्सपेक्ट करते हो, लाइक लव हो गया, इमोशन हो गया, एक्शन हो गया, ड्रामा हो गया, सब चीज का भरपूर कॉम्बिनेशन है ये मूवी। तो अब ज्यादा इंट्रो न देखकर चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत पीआर ग्रुप कंपनी के सीईओ विजय के घर से होती है, जहां उसके घर में पूजा चल रही है। एंड पूजा खत्म होने के बाद विजय की पत्नी कहती है कि सुनो, आप यहाँ पर बिजी हो और हमारा बेटा राम आज लंदन से वापस आने वाला है, अरे आप उसको लेने जाइए ना। विजय कहता है देखो भाग्यवान, हमारा बेटा बड़ा हो चुका है और वैसे भी अगला सीईओ तो वही बनेगा, उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए कि वो कहीं से भी अकेले घर आ जाए, और मैं नहीं चाहता कि राम को अभी से किसी सहारे की जरूरत पड़े। अरे वो खुद इस काबिल बने कि वो हमारी पीआर कंपनी को कामयाबी की बुलंदियों तक लेकर जाए। दूसरी ओर दोस्तों, हम इस मूवी के मेन लीड राम को देखते हैं, जो प्राइवेट जेट से इंडिया पहुंच जाता है। वो कई सालों के बाद आज इंडिया आया है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी का ज्यादातर समय लंदन में ही बिताया। अब उसे वहीं पर लेने उसका दोस्त भी आया होता है। उसको देखकर राम बड़ा खुश होता है, क्योंकि बहुत टाइम के बाद मिल रहा था। लेकिन दोस्तों, यहाँ राम घर न आते हुए सबसे पहले एक बंदे से आकर मिलता है, जो कि पीआर कंपनी में ही काम करता है। एक्चुअली राम ने यहाँ पर आने से पहले कंपनी की सारी डिटेल्स अच्छे से निकाल ली थी, और उसी डिटेल से उसे ये पता चला कि ये बंदा पीआर कंपनी की कॉम्पिटिटर कंपनी के साथ मिला हुआ है, जिसने एक बड़ा प्रोजेक्ट उसकी कंपनी को ना देते हुए कॉम्पिटिटर कंपनी को दिलवा दिया। और वैसे राम के पिता की बात करें तो वो बहुत ही अच्छे दिल के इंसान है। उन्होंने कभी अपनी कंपनी के किसी भी एम्प्लॉय पर शक नहीं किया, एंड इसी का फायदा दोस्तों ये बंदा उठा रहा था। और फिर राम उस बंदे को उसी टाइम अपनी कंपनी से निकाल देता है। ये देखकर वो बंदा राम को धमकाने लगता है कि देख, तेरी कंपनी की सारी डिटेल्स मेरे पास है, मैं सारी जानकारी तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स को बता दूंगा, जिससे तुम्हारी कंपनी आराम से डूब जाएगी। लेकिन दोस्तों, तभी अचानक से उसके पूरे केबिन में आग लग जाती है, क्योंकि राम को पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है, इसलिए वो पूरी तैयारी के साथ आया हुआ था, जिससे उस बंदे के पास जो भी पीआर कंपनी की डिटेल्स होती हैं वो सब जलकर राख हो जाते हैं। और फिर राम बड़े ही एटीट्यूड के साथ चला जाता है। दोस्तों, वो सीधे घर आता है, जहां उसका स्वागत में उसका पूरा परिवार खड़ा होता है। उसको देखकर सभी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन जहां एक तरफ राम के आने से सभी खुश होते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उसके अंकल रमेश, उनके परिवार में गुस्से की आग भड़कने लगती है। दरअसल दोस्तों, विजय अगला सीईओ राम को बनाने वाला है, लेकिन रमेश का बेटा अभी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। वो चाहता है कि अगला सीईओ वो खुद बने। इसी वजह से वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है, और किसी भी तरह सीईओ की गद्दी को अपने हाथ में लेना चाहता है, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। एंड चलिए आगे बताते हैं आपको। इस काम में उसका साथ देती है उसकी माँ टीना, और नानी भी दे रही है। वो दोनों भी नहीं चाहते कि राम अगला सीईओ बने। दूसरी ओर दोस्तों, हम एक गांव का सीन देखते हैं, जहां पूजा में इस्तेमाल होने वाले फूल वगैरह उगाए जाते हैं। उसी गांव में अम्मू नाम की एक लड़की भी रहती है। अम्मू की बात की जाए तो वो बड़े साफ मन की एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाली लड़की है। उसके पिता पैरालाइज होने की वजह से काम नहीं कर पाते, इसलिए उनका काम वो सत्ती नाम के एक बंदे के साथ करती है, जैसे कि खेतों का ख्याल रखना वगैरह वगैरह। अच्छी बात तो यह है कि अम्मू के पिता की तबियत में धीरे धीरे करते हुए सुधार भी आ रहा है। और इस पूरे गांव में सिर्फ अम्मू ही गरीब नहीं है दोस्तों, बाकी गांव के सारे लोग गरीब हैं। सभी फूलों की खेती करते हैं, लेकिन इससे उनका घर नहीं चल पाता। ऐसा क्यों, हमें आगे पता चलेगा। अब विजय एक बोर्ड मीटिंग रखता है, ताकि अनाउंस कर पाए कि अगला सीईओ राम होने वाला है। लेकिन टीना इसके खिलाफ होती है। वो कहती है हमारी कंपनी का पुराना नियम है कि जो भी सीईओ बनता है उसे एक टेस्ट देना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, अब विजय इस टेस्ट के बिल्कुल खिलाफ होता है। टेस्ट के बारे में आपको बताऊं तो जो भी इंसान सीईओ बनता है ना, सीईओ बनने से पहले उसे 100 दिन का एक टेस्ट देना पड़ता है। और इस टेस्ट में सीईओ बनने वाले इंसान को एक नॉर्मल इंसान की तरह 100 दिन गुजारने पड़ते हैं। वो इंसान कंपनी की किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं कर सकता, यहाँ तक कि वो किसी को भी अपनी आइडेंटिटी नहीं बता सकता कि वो कौन है। और ये टेस्ट इसलिए किया जाता है ताकि सीईओ की काबिलियत देखी जा पाए कि वो कितना काबिल है कि बिना पैसों के एक गरीब इंसान की तरह अपना जीवन गुजार सकता है या नहीं। और इस टेस्ट के लिए आज से 20 साल पहले रमेश भी गया था, लेकिन 100 दिन होने के बाद भी वो कभी लौट कर वापस नहीं आया। इसीलिए उसके परिवार ने उसे मृत मान लिया, जिसके बाद विजय को अगला सीईओ बनाया गया था, जो अब अपनी पोजीशन राम को चाहता है, यानी अपने बेटे को। और दोस्तों, विजय को थोड़ी टेंशन होती है कि राम तो लंदन में पला बड़ा है, वो एक गरीब इंसान की तरह 100 दिन पता नहीं गुजार पाएगा या नहीं, इसीलिए वो इस टेस्ट के खिलाफ होता है। लेकिन राम अपने पिता से कहता है कि पापा आप चिंता मत कीजिए, मैं ये टेस्ट आराम से पास कर लूंगा और अगला सीईओ भी बनूंगा। इतना कहने के बाद राम अपना मोबाइल, घड़ी, अंगूठी, महंगे जूते वगैरह सब कुछ उतार कर चला जाता है। अब 100 दिन तक उसे इन सब चीजों से दूर रहना होगा। देखते रहना दोस्तों, इस टेस्ट में आपको मजा जरूर आएगा। और अच्छी लगी वीडियो तो अभी लाइक कर दे, कमेंट्स भी दोस्तों। तो राम पूरा दिन गरीब मजदूर के साथ मजदूरी करता है और उनसे मिले पैसों से चप्पल खरीद लेता है। इसके बाद वो एक ट्रेन में आकर सवार हो जाता है, ताकि जहां ये ट्रेन जा रही है वो भी वहीं चला जाए। राम को कोई आइडिया नहीं होता कि वो कहां जाएगा, कैसे ये 100 दिन गुजारेगा, लेकिन हाँ, उसे भरोसा होता है कि वो जरूर ये टेस्ट पूरा करेगा। एंड दोस्तों, राम एक बहुत ही अच्छे मिजाज का इंसान है। लोगों की मदद करने से वो कभी पीछे नहीं हटता। लेकिन राम का ये टेस्ट आसानी से नहीं गुजरने वाला, क्योंकि अभी और टीना ने कुछ गुंडों को राम के पीछे लगा दिया है, जो उसे टेस्ट को पूरा करने से रोकेंगे। लेकिन जैसे वो गुंडे स्टेशन पर आते हैं ना, उन्हें राम ट्रेन से जाते हुए दिखाई देता है। और ट्रेन तेज थी तो वो ट्रेन में सवार नहीं हो पाते, लेकिन ये ट्रेन वाइजैक जा रही होती है, इसलिए वो गुंडे दूसरी ट्रेन से वाइजैक जाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, भगवान जिसके साथ उसका थोड़ी ना कोई कुछ बिगाड़ सकता है। वाइजैक पहुंचने से पहले ही एक आदमी अपना बैग ट्रेन में भूल कर निकल जाता है, इसलिए राम उसे वो बैग देने जाता है, पर तब तक वाइजैक जाने वाली ट्रेन निकल चुकी थी और वो गुंडे राम को वाइजैक में ही ढूंढने लग जाते हैं। और राम तो बीच में उतर गया था। और एक मजे की बात बताऊं दोस्तों, राम जहां पर उतरा है वो वही गांव है जहां पर अम्मू रहती है। अब राम उसी गांव में काम की तलाश में इधर उधर भटकता रहता है, ताकि अपने 100 दिन आराम से निकाल पाए। तब आगे बढ़ते हुए राम को एक बदमाश आदमी दिखाई देता है, जो कि एक बूढ़े किसान को मार रहा था। बताओ यार। राम उस किसान से पूछता है कि आखिर वो आदमी आपको मार क्यों रहा था। वो किसान बताता है, क्या कहूं बेटा, गांव में राजू नाम का एक आदमी रहता है, उसका बाप एमएलए है और चाचा मिनिस्टर, इसलिए वो पूरे गांव में अपना हुक्म चलाता है। गांव के किसान फूलों की खेती करते हैं, लेकिन राजू उन फूलों को इतनी कम कीमत में खरीदता है कि हमें फायदा ही नहीं होता, उल्टा नुकसान ही हो जाता है। गांव के सारे किसानों को 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से मिल रही है, और हमें तो ये भी पाबंदी है कि गांव के बाहर फूलों को नहीं बेच सकते, वरना वो राजू के गुंडे हमें मार
मार देंगे। दोस्तों ये सुनकर राम हैरान हो जाता है कि किसानों के साथ इतना बड़ा अत्याचार। इसलिए वो राजू से मिलने पहुंच जाता है, जहां वो किसानों को उनके फूलों के बदले चवन्नी अठन्नी के हिसाब से पैसे दे रहा था और किसानों के उससे सवाल करने पर उसके गुंडे बेचारे किसानों को ही मार रहे होते हैं। ये देखकर राम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो राजू के सामने एकदम बढ़िया तरीके से उसके सारे गुंडों की धुलाई करता है। तब उससे डरकर वो गुंडे उन किसानों को उनके फूलों की असली कीमत दे देते हैं। फाइनली किसान सभी खुश होते हैं कि उन्हें उनकी हक की चीज मिल रही है। राम यहाँ से चला जाता है इसके बाद, लेकिन राजू के गुस्से का ठिकाना नहीं होता दोस्तों कि आखिर ये है कौन जिसने मेरे आदमियों को ऐसा मार दिया, मैं उसे सबक सिखा कर ही रहूंगा। वेल तो रात की बात है, राम आगे बढ़ रहा होता है कि तभी अम्मू गलती से राम को अपनी स्कूटर से टक्कर मार देती है और ये देखकर वो घबरा जाती है कहीं ये मर तो नहीं गया। लेकिन राम जिंदा होता है पर उसे बहुत तेज बुखार था, इसलिए अम्मू उसे अपने घर लेकर आती है। पानी की पट्टी देकर उसका बुखार कम करने की कोशिश करती है। अगली सुबह जब राम की आंख खुलती है ना, तो वो खुद को अम्मू के घर में देखकर बिल्कुल हैरान। एंड तब अम्मू उसको सारी बात बताती है कि कैसे मैंने गलती से तुम्हें टक्कर मार दी थी। फिर दोस्तों वो उसे उसके बारे में पूछती है तो राम अपनी असली पहचान नहीं बताता। वो कहता है मैं एक अनाथ हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और काम के सिलसिले में यहाँ पर आया हुआ हूँ, लेकिन एक्सीडेंट की वजह से अब तुम्हारे घर पहुंच गया हूँ और सच बताऊं तो पिछले 2 दिनों से मैंने कुछ खाया भी नहीं है। ये सुनकर दोस्तों सत्ती और अम्मू को उस पर बहुत दया आ जाती है और वो न सिर्फ उसे पेट भर खाना देते हैं बल्कि काम पर भी लगा देते हैं, जहाँ दोस्तों अब से राम अम्मू का खेत संभालेगा। इतना ही नहीं, घर की सफाई से लेकर बर्तन तक उसको धोना होगा, जिसका वो उसे महीने का 5,000 रुपए देंगे। बताओ दोस्तों, करोड़ों के मालिक को नौकरों वाला काम करना पड़ रहा है, पर बढ़िया है, पता तो लगना चाहिए कि किस तरह लोग काम करते हैं ग्रास रूट लेवल पर। अब राम अपना काम शुरू कर देता है, डेली बर्तन धोना, खेतों में पानी वगैरह देना, और इससे बेचारे के हाथों में छाले तक पड़ जाते हैं। लेकिन हार नहीं मानता वो, बेचारा नरम नरम गद्दे पर सोने वाला पेड़ के नीचे खुले आसमान में सो रहा होता है। एंड तब दोस्तों राम अपना एक दिमाग लगाता है और बैम्बू को काट कर उससे एक ऐसा वाटर सिस्टम बनाता है जिससे एक जगह पानी डालने पर अपने आप पाइप की तरह पूरे खेतों में पानी जाने लगता है। क्योंकि आपको पता है कि राम एक पढ़ा लिखा बंदा है, ऐसी चीजें आइडिया लगाकर बनाने में उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी। पर ये देखकर तो अमू और बाकी हैरान हो जाते हैं कि यार कमाल का दिमाग है इसके पास, तो सारी मेहनत ही खत्म हो गई। लगता है ये राम कोई मामूली बंदा नहीं है, इसका दिमाग बहुत ही तेज है। दोस्तों ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं जहां अमू और राम एक दूसरे को मन ही मन पसंद भी करने लग जाते हैं, लेकिन सामने इसका इजहार करने से घबरा रहे होते हैं क्योंकि उनके अंदर हिम्मत नहीं होती। और बेचारी अमू तो राम को एक अनाथ और गरीब लड़का समझकर पसंद कर रही है, लेकिन जब सच्चाई उसके सामने आएगी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और पता नहीं उनका ये प्यार क्या मोड़ लेता है, देख लेंगे वो तो दोस्तों अब डेली राम को खुले आसमान के नीचे सोता हुआ देखकर अमू को उस पर बहुत तरस आ जाता है। इसलिए वो घर के अंदर कपड़े का एक पर्दा लगाकर राम से कहती है, देखो पर्दे के उस साइड तुम रहोगे और इस साइड में, लेकिन हाँ अगर कभी तुम्हारी उंगली भी पर्दे के इस साइड आ गई तो तुम अपना अगला जन्मदिन नहीं देख पाओगे, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। दोस्तों वो भी मान जाता है। दूसरी तरफ सारे किसान काफी ज्यादा परेशान होकर आपस में बातें कर रहे होते हैं कि फूलों की खेती करके हमें 2 वक्त की रोटी तो ढंग से नहीं मिलती, सब पैसे तो वो राजू खा लेता है, ऊपर से हमारा कर्ज भी बढ़ता जा रहा है। इसलिए दोस्तों उनमें से कुछ लोग डिसाइड करते हैं कि हम शहर में वॉचमैन वगैरह की नौकरी करने चले जाएंगे, कम से कम इतने तो पैसे कमा ही लेंगे कि ढंग से 2 वक्त का खाना मिल जाए। लेकिन दोस्तों कुछ बेचारों के पास तो इतने पैसे तक नहीं है कि वो यहाँ से शहर जा पाए, इसलिए वो अपनी जान देने का डिसाइड करते हैं। और तब एक किसान उन सभी से कहता है, देखो भाइयों हमें राम के पास जाना चाहिए, अगर वो हमारी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है तो वो हमें राजू से छुटकारा जरूर दिलवाएगा, क्योंकि उस दिन याद है ना उसी ने राजू से हमको बचाया था। इसलिए दोस्तों सारे किसान राम के पास आकर उसे मनाने की कोशिश करते हैं कि हमारी मदद करो, तुम ही हमारा आखिरी सहारा हो। लेकिन राम कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैं यहाँ पर किसी और काम से आया हूँ और मैं जल्दी यहाँ से चला भी जाऊंगा, बिना वजह किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता। इतना कहकर दोस्तों वो चला जाता है। और वैसे भी एक हिसाब से राम ने सही तो कहा है, वो अकेला इंसान क्या ही कुछ कर पाएगा इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट के लोगों का। हाँ अगर वो टेस्ट पर नहीं होता तब वो इनकी मदद कर सकता था, लेकिन अभी तो उसे डर है कि कहीं इन सब के चक्करों में मेरी असली पहचान ना आ जाए सामने। दूसरी ओर दिखाते हैं दोस्तों अमू जब घर जा रही होती है ना, तभी राजू और उसके गुंडे उसका रास्ता रोक लेते हैं। राजू तो अमू को गलत गलत कमेंट पास करने लगता है क्योंकि वो भी अमू को पसंद करता है दोस्तों और उसके साथ एंजॉय करना चाहता है, लेकिन अमू उसको थप्पड़ मारकर चली जाती है। बस राजू के गुस्से का ठिकाना नहीं रहता, वो रात को ही अमू के घर अपने गुंडों को भेज देता है ताकि वो अमू का अपहरण कर पाए। लेकिन दोस्तों तब राम वहां पर आ जाता है और उन गुंडों की ऐसी धुलाई करता है ना कि क्या कहे। बेस्ट सीन होता है दोस्तों ये, वो सभी गुंडों को इतना मारता है कि सारे गुंडे अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलते हैं। अब अगले सीन में राजू के कहने पर कुछ पुलिस वाले अमू के घर में घुस जाते हैं और राम से उसकी आइडेंटिटी प्रूफ मांगते हैं, ये कहते हुए कि हमें खबर मिली है कि राम किसी गलत लोगों के ग्रुप का हिस्सा है जो लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, अगर इसने अपनी पहचान बता दी तो इसे छोड़ दिया जाएगा वरना जेल में बंद कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों राम अपनी असली पहचान रिवील करके टेस्ट को हारना नहीं चाहता, इसलिए वो पुलिस को कुछ नहीं बताता, जिस पर एक ऑफिसर घसीटते हुए राम को पुलिस स्टेशन लेकर आ जाता है। बेचारी अमू परेशान हो जाती है कि आखिर ये लोग राम को कहां लेकर जा रहे हैं। अब पुलिस स्टेशन ले जाते हुए ऑफिसर ने राजू को सिग्नल भी दिया होता है कि हम इसको लेकर जा रहे हैं, मौका देखकर इसको मार भी देना। इसलिए दोस्तों राजू भी अपने गुंडों के साथ पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाता है। यहाँ वो राम को बहुत मारता है, लेकिन तब जेल में एक वकील आता है जो सभी पुलिस वालों से कहता है, सुनो तुम लोगों को पता भी है कौन है, जल्दी से बाहर निकालो इसे वरना तुम सबकी नौकरी चली जाएगी, ये एक बहुत ही बड़े अमीर बाप का लड़का है। दोस्तों सारे के सारे पुलिस वाले घबरा जाते हैं कि हमने ये क्या कर दिया। ऑफिसर के साथ साथ पुलिस वाले राम से माफी मांगते हैं फिर कि हमें माफ कर दो, अपने पिता को इसके बारे में कुछ मत बताना। इसके बाद दोस्तों वो राम को छोड़ भी देते हैं। राम बेचारा बहुत ही कंफ्यूज होता है कि यार इस वकील को तो मैं जानता तक नहीं, तो क्या सच में इसने मेरी असली पहचान जान ली है क्या। तब वकील कहता है कि पहचाना मुझे,
मैं वही हूँ जिसका बैग तुमने ट्रेन से उतर कर दिया था। उस बैग में मेरे बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल्स थे। अच्छा हुआ वो मुझे मिल गया। तुम्हारे हाव भाव से मैं समझ गया था कि तुम एक अच्छे इंसान हो और बिला वजह ही ऑफिसर ने तुम्हें बंद करके रखा होगा। इसलिए मैंने ऑफिसर्स को तो झूठ बोल दिया कि तुम अमीर बाप के बेटे हो। बस उन्हें यकीन हो गया और देखो डर के मारे उसने तुम्हें छोड़ ही दिया। राम भी दोस्तों बड़ा खुश होता है कि चलो मेरी पहचान किसी को नहीं पता अभी तक, लेकिन उस वकील को भी क्या पता जो मैंने झूठ बोला वो असली में सच है। तो अब ऑफिसर राजू और उसके गुंडों को भी राम से दूर रहने को कहता है कि वरना उसका बाप तुम सबकी जान ले लेगा। राजू भी हैरान हो जाता है कि भाई अगर राम इतने अमीर बाप का बेटा है तो वो यहाँ पर क्या कर रहा। अब राम जैसे घर आता है ना, हम उसको देखकर बड़ी खुश होती है। कहती है भगवान का शुक्र है कि तुम आ गए, चलो अब जल्दी से मंदिर चलो, क्योंकि मैंने मन्नत मांगी थी कि अगर तुम वापस आ जाओगे तो हम दोनों मंदिर आएंगे। और इस चीज से दोस्तों राम बड़ा खुश, वो दोनों तैयार होकर मंदिर आ जाते हैं। वहां पर एक साथ टाइम बिताने के बाद अम्मू राम को अपने एक पड़ोसी रामू काका के घर लेकर जाती है, क्योंकि कई दिनों से अम्मू ने रामू काका को देखा ही नहीं था। और वहां आने के बाद उसे पता चलता है कि रामू काका के घर की हालत बहुत ही खराब है। घर पर किसी ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। रामू काका को चलने में तकलीफ है, जिसके इलाज के लिए काफी पैसे लगेंगे। ऊपर से उनकी पत्नी भी बीमार है। तब रामू काका उन्हें बताते हैं कि क्या कहूं बच्चों, खेत से फूल बेचकर थोड़े बहुत पैसों का बंदोबस्त हो जाता है, लेकिन उस राजू ने खेत के आसपास की जमीन खरीद ली जहां पर तालाब था, और तालाब राजू के पास जाने से अब मेरे खेतों को बिल्कुल भी पानी नहीं मिल रहा, इसलिए वो जमीन बंजर बन चुकी है। मैंने बोरवेल लगवाने का सोचा भी, लेकिन बिजली विभाग के लोग कह रहे हैं कि ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा तभी बोरवेल से पानी आएगा, लेकिन अब उसमें भी 1 लाख का खर्चा आ रहा है। और मैं सच बताऊं तो मैंने अपनी जिंदगी में 1 लाख रुपए एक साथ कभी देखे ही नहीं, तो मैं अब इतने पैसे कहां से लेकर आऊंगा। वो तो अच्छा हुआ तुम दोनों सही टाइम पर आ गए, कुछ देर के बाद आए होते ना तो हमारी सिर्फ लाशें मिलती, क्योंकि ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा तो हमने मरने का तय कर लिया था। दोस्तों अमो और राम एकदम उदास हो जाते हैं, और फिर राम अपने 1 महीने में कमाए हुए 5000 रुपए रामू काका को देकर कहता है कि सुनिए, इनसे अपने परिवार का पेट भर लीजिए, मरना ही हर मुश्किल का हल नहीं होता, कोशिश करें तो सब चीजों का समाधान निकला जा सकता है। और ये सुनकर रामू काका राम को गले लगाकर बहुत रोते भी हैं। अब अगले दिन राम रामू काका के खेत में आता है, और जो बोरवेल बिजली की वजह से नहीं चल पा रही थी, राम अपना दिमाग लगाते हुए पुराने ड्रम से एक विंड मिल बनाता है जिससे बिजली पैदा होती है दोस्तों, और वो बिजली बोरवेल चालू कर देती है। बताओ, इससे रामू काका के खेतों में पानी आ जाता है। ये देखकर तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। सारे गांव वाले राम का धन्यवाद कर रहे होते हैं। अब गांव वालों की नजरों में राम एक मसीहा बन चुका था। अगले सीन में सारे गांव वाले दोबारा से राम के पास आकर उससे मदद मांगते हैं ताकि वो राजू से उन्हें छुटकारा दिलवा पाए। लेकिन राम कहता है कि देखो भाइयों, ये काम अकेले का नहीं है, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे आपका साथ चाहिए। मैं एक लेटर लिखूंगा और उसे सरकार को भेज दूंगा। आप सभी को बस उस लेटर पर अपना हस्ताक्षर करना होगा ताकि सरकार तक बात पहुंच सके, और हो सकता है कि वो किसानों के लिए कुछ करेंगे। सारे किसान दोस्तों मान जाते हैं। अब उन्हें साइन करना तो आता नहीं, इसलिए लेटर पर वो अपने खून से अंगूठा लगा रहे होते हैं। ये लेटर हर राज्य की सरकार तक पहुंच जाता है, यहाँ तक कि वो पीएम तक भी चला जाता है दोस्तों। इसलिए पीएम एक कमेटी का गठन करते हैं ताकि वो गांव के किसानों के पास जाएं और उनकी प्रॉब्लम देखकर उन्हें सॉल्व करे। दूसरी ओर टीना और अभी को इंस्टाग्राम पर राम की एक वीडियो मिलती है जिसमें दोस्तों उसने वो विंड मिल बनाया था। ये देखकर वो दोनों हैरान कि ये राम तो आराम से टाइम बिता रहा है और अब सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं 100 दिन पूरे होने में। अगर इन 2 दिनों में हमने कुछ नहीं किया तो समझ लो सीईओ की गद्दी हाथ से गई, हमें जल्दी कुछ करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों टीना एक हैकर से बात करती है ताकि पता चल सके कि ये वीडियो किसने और कहां से अपलोड किया है, जिससे पता चल जाएगा कि अभी राम कौन सी जगह पर मौजूद है। दूसरी ओर दोस्तों कमेटी के बारे में जैसे ही राजू के चाचा को पता चलता है, वो उसके पिता को फोन करके कहता है कि देखो, अगर गांव वालों ने कमेटी के सामने कुछ कह दिया तो तुम्हारी एमएलए की कुर्सी जाएगी ही, मेरी मिनिस्टर की कुर्सी भी हाथ से चली जाएगी, जो कि मैं होने नहीं दे सकता। इसलिए जाओ और गांव वालों का कुछ करो ताकि वो कमेटी के सामने अपना मुंह न खोले। इसलिए दोस्तों एमएलए राजू से आकर उसे गांव वालों को शांत करवाने का काम देता है ताकि वो अपना मुंह कमेटी के सामने न खोले। यहाँ अमू के घर पर उसके पिता आते हैं। वो अपने पिता को राम के बारे में बता देती है कि मैं उससे पसंद करती हूँ, लेकिन अमू के पिता जैसे ही राम को दवाइयों के डिब्बे से किसी नाम की दवा निकालने के कहते हैं तो वो तुरंत उस दवा को निकाल लेता है। ये देखकर अमू के पिता राम को थप्पड़ मारते हुए कहते हैं, बता तू है कौन, और तूने मेरी बेटी से क्या कहा कि तुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, फिर तूने नाम समझकर दवाई कैसे निकाला, और उसी के साथ साथ एक जाहिल आदमी कभी विंडमिल नहीं बना सकता, वो भी भंगार के सामान से। सच बता, तू है कौन और किसकी मदद से यहाँ पर आया है। ये सारी बातें सुनकर अमू राम से कहती है, चुप क्यों खड़े हो, जवाब दो ना पापा को। लेकिन दोस्तों राम के पास कोई जवाब नहीं होता। उसे शांत देखकर अमू समझ जाती है जिसे गरीब और अनाथ समझकर उसने प्यार किया वो तो कोई धोखेबाज है, और वो गुस्से में राम को घर से भगा देती है। और आज का दिन टेस्ट का दोस्तों 99वें दिन होता है। राम अमू से कह रहा होता है बस 24 घंटे का टाइम दे दो, उसके बाद मैं तुम्हें सब बता दूंगा, लेकिन अमू नहीं मानती। कुछ देर के बाद राजू के गुंडे अमू के पूरे खेत को बर्बाद कर देते हैं, और सत्ती जब रोकने जाता है तो वो उस पर भी हमला कर देते हैं। उन्होंने ऐसा इसीलिए किया ताकि वो राम को इन काम में उलझा सके, और तब तक कमेटी के लोग राम का इंतजार करते हुए चले भी जाएंगे, क्योंकि किसानों की तरफ से कमेटी के लोगों से बात राम को ही करनी थी। अब राम और अमू जैसे सत्ती को देखते हैं तो वो एकदम घबरा जाते हैं कि किसने किया ये, क्योंकि सत्ती का बेचारे का काफी खून बह गया था। राम सत्ती को तुरंत हॉस्पिटल लेकर आता है जहां सत्ती का ऑपरेशन किया जा रहा था, लेकिन ऑपरेशन के लिए बहुत पैसों की जरूरत थी जो कि अमू और सत्ती दोनों के पास नहीं थे। तब राम विकी को फोन करके कहता है कि भाई मुझे बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर चाहिए ताकि सत्ती का इलाज हो पाए। विकी कहता है कि पागल हो गया है क्या, एक दिन बचा हुआ है 100 दिन पूरे होने में, अगर तूने अभी कोई कदम उठाया तो तेरी पहचान आ जाएगी सबके सामने। राम कहता है कि हो जाने दे यार, मुझे ऐसी सीईओ की गद्दी नहीं चाहिए जो किसी की जान के बदले मुझे मिल जाए, तुम बस सत्ती का इलाज करवाओ। एंड दोस्तों तब उसके कहने पर कई सारे बेस्ट डॉक्टर्स हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं जो सत्ती का इलाज करते हैं। दूसरी तरफ राम जैसे किसानों के पास जा रहा होता है, वहां फिर से राजू के गुंडे आकर उसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। राम उनसे लड़ना शुरू कर देता है, तो वहीं कमेटी के लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि कब एक किसान अपनी प्रॉब्लम उन्हें बताएंगे ताकि मामला आगे बढ़ पाए। लेकिन किसान तो राम के आने का इंतजार कर रहे होते हैं कि वो कब यहाँ पर आएगा और कब हमारी प्रॉब्लम कमेटी को बताएगा। लेकिन बेचारा राम तो गुंडों के बीच दोस्तों बुरी तरह फंस चुका था। दूसरी तरफ अभी को पता चल जाता है कि राम कहाँ पर है, इसलिए वो भी अपने गुंडों को उसको मारने भेज देता है। तभी टीना अभी से कहती है
क्या कर रहे हो? हमारा काम है राम को सीईओ ना बनने देना, ना कि उसकी जान लेना। ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? वो तुम्हारा कजन भी तो है। और दोस्तों इस पर अभी अपनी माँ से कहता है, इतना क्यों फिक्र हो रही है माँ उसकी, कहीं वो आपका ही बेटा तो नहीं? दोस्तों ये सुनकर टीना को बहुत बुरा लगता है कि उसका ही बेटा उससे इस तरह से बात कर रहा है। इधर बेचारा राम राजू के गुंडों से बहुत ही परेशान हो गया था कि अभी के गुंडे भी दोस्तों वहां पर आकर उससे लड़ने लगते हैं। वो उनका बहुत ही बहादुरी से मुकाबला करता है और एक एक को मारने में सफल भी हो जाता है, लेकिन इससे वो भी काफी बुरी तरह घायल हो गया था। और हिम्मत करके वो किसानों के पास पहुंच जाता है, जिसको देखकर उन सभी में एक अलग एक्साइटमेंट आती है। तो राम कमेटी के मेंबर्स को राजू और उसके गुंडों के अत्याचार के बारे में बताता है कि वो फूलों की इतनी कम कीमत किसानों को देते हैं। ये सारी बातें सुनकर कमेटी इस नतीजे पर पहुंचती है कि अब से किसानों को उनकी मुंह मांगी कीमत दी जाएगी और सरकार उनका पूरा सपोर्ट करेगी, ताकि वो अपने फूलों को गांव के बाहर शहरों में भी बेच पाए। ये सुनकर दोस्तों किसानों की खुशी का ठिकाना नहीं होता, लेकिन इतना घायल होने की वजह से राम वहीं बेहोश हो जाता है। और जब टीना का भेजा हुआ हेलीकॉप्टर वहां कर राम को लेकर जाता है, कुछ दिनों के बाद फिर से बोर्ड मीटिंग होती है, जहां अभी का कहना होता है कि राम ने सिर्फ 99 दिन पूरे किए हैं, इसलिए उसे सीईओ नहीं बनाया जा सकता। लेकिन तब वहां पर रमेश आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, विजय का बड़ा भाई जो 100 दिन टेस्ट के लिए गया था, लेकिन 20 साल के बाद वापस आया। वो यहाँ कर सभी से कहता है कि मानता हूँ राम ने 100 दिन पूरे नहीं किए, लेकिन मैंने राम को अच्छे से देखा है, उसके जैसा इंसान शायद ही कोई होगा। जब मैं अपने टेस्ट के लिए गया था, तब गरीबों के साथ रहकर मुझे एहसास हुआ कि आखिर जीना किसे कहते हैं। खुद के पास सब कुछ हो, इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरों के बारे में भूल जाए। यही वजह है कि मैं दोबारा वापस नहीं आया। राम नाम रख लेने से कोई राम नहीं बनता, उसके जैसा खुद को बनाना पड़ता है, और वो सारी काबिलियत राम के अंदर पूरी तरह से मौजूद है। ये सुनकर टीना भी सभी से कह देती है कि मुझे भी राम को अगला सीईओ बनाने के लिए कोई एतराज नहीं है, क्योंकि दोस्तों उसे एहसास हो चुका था कि राम कितना अच्छा इंसान है। उसी के साथ साथ अभी भी इसके लिए मान जाता है, क्योंकि पिता की बातों से उसे भी एहसास हो गया था कि कोई भी चीज छल कपट से हासिल नहीं की जा सकती, बल्कि उसके लिए योग्य बनना पड़ता है, तभी हम कामयाबी की बुलंदियों को छू सकते हैं। अब राम कई सारे गाड़ियों के साथ दोबारा गांव आता है, और अब जाकर उसकी असली पहचान पूरे गांव वालों के सामने रिवील होती है कि ये तो करोड़पति है। वहां आते ही वो सबसे पहले सभी के लोन को चुका देता है, जो देखकर सभी बड़े खुश। जिसके बाद राम अमू से कहता है, दुनिया के लिए मैं कितना भी अमीर क्यों ना हो जाऊं, मैं हमेशा तुम्हारे लिए वही राम रहूंगा जिस राम को तुम जानती हो। तो क्या तुम मेरे साथ अपनी जिंदगी बिताना पसंद करोगी? ये सुनकर रोते हुए अमू राम को गले लगा लेती है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ दोस्तों ये मूवी खत्म होती है। बाकी मुझे पता है आपको वीडियो अच्छी ऐसे लगी, ही स्टोरी भी वीडियो अच्छी के लगी, लिए तो लाइक हमारे कीजिए और चैनल को कमेंट। मिलते हैं सब्सक्राइब अगली वीडियो करें। में, ध्यान रखिए अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।